This call is now being recorded. चले। भाई साहब कलाकार बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं। वो तो सही ड्राइंग बना दी। चलो, कहाँ थे। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आ जाओ चैट वालों, इधर आ जाओ बस। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। अरे बस, अब चैट को ज्यादा मत भरो, मुझे क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे वरना पीछे जाने पड़ेंगे। अब रुक जाओ। हाँ पढ़ो, बाद में बात करेंगे चैट पर। चलो, हमने फंडामेंटल फोर्सेस किया था स्टार्ट। हमने पढ़ भी लिया था कि कितने टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, राइट? सर कौन कौन सी थी पहली? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यार मेरी ये पेन की जो नीब होती है ना, वो खराब हो जाती है हमेशा पेन टैप की, जिसकी वजह से पेन टैप पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। वेरी गुड। ओके, सो अब क्या पढ़ेंगे हम? चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अरे ये क्या हुआ था? स्ट्रॉन्ग, हाँ ये एक चार्ट होगा। तुमको सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन किस वजह से लगती है? ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से। मास की वजह से। वेरी गुड। जहां दो मास होंगे, है ना, जहां भी मासीज होगा, मासीज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह ये किस वजह से हो रहा है? चार्जेस और क्या मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, हम उसके आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए भी इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो किसी बीच में लग रही है? दो चार्जेस की वजह से। दो चार्जेस के बीच में लग रही है, ऐसे बोलेंगे, है ना। इनके बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। ये अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ये छोटे लेवल की फोर्स है। कौन से लेवल की है? छोटे लेवल की, माइक्रोस्कोपिक लेवल की है, न्यूक्लियर लेवल की है, ऐसे बोलो लगभग। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दो, न्यूक्लियर। कल आपने क्वेश्चन भी दिया था। क्या दिया था क्वेश्चन? सर आपने पूछा था रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी कम है, स्ट्रॉन्ग या वीक। हाँ। अच्छा, कल मैंने टेबल डिस्कस कर ली थी ये वाली। यस सर। सर आपने क्वेश्चन दिया था ना। सर बताओ। हाँ ठीक है। रेंज और रिलेटिव स्ट्रेंथ। हाँ समझ गया मैं, यहाँ तक तो हमें क्लियर था। यस सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इस टेबल पे आओ। अब ये टेबल ध्यान से देखो। कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जो बुक रखा हो साथ में, उसके साथ पढ़ने के साथ? यस सर। हाँ तो आपकी बुक में आपको ये टेबल दिख पाएगी अगर कोशिश करोगे तो? यस सर। दिख रही है किसी को? यस सर। तो बताएगा कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है सबको उसमें? यस सर। क्या लिखा हुआ उसमें? सर किसकी? नहीं, सारी सेम टू सेम ही लिखा हुआ जो मैं मेरी उस पे लिखा हुआ स्क्रीन पर। हो गया था। यस सर। अलग है थोड़ा। जिसका अलग है वो बताए मुझे। सर मेरा अलग है। बताओ फिर, ग्रेविटेशनल पे क्या लिखा हुआ? 1। यस सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 यहाँ पर 10⁻38। 38। हाँ वो 38 और 36 के बीच में गैप हो सकता है। इट्स ओके। नेक्स्ट। इसमें 10⁻25 1⁻25 10 होगा। ये 10 और यहाँ 10⁻36। अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर 38 आएगा बेटे, यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है। यस सर। अभी बीच में एक लड़की ने भी बोला था। यस। यहाँ 36 है ना आपका? यस सर। और यहाँ 38 होगा? यस सर। ठीक है। और यहाँ 1 है?
Yes, sir. और यहाँ 25 है। Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताइए, ये डाटा इस लड़की ने देखा और हमने, क्या नाम है आपका बच्चे? मैं ऐसे बच्चा वो अच्छा भी लग रहा है, इस लड़की ने बोले, क्या नाम है आपका? सर शिफाली। शेफाली ने, वेरी गुड शेफाली। और अभी किसने बताया था ये डाटा मुझे? अनिकेत था, कौन था जिसने भी ये डाटा बताया था मेरे को? एक और सर अंशुल। अंशुल और शेफाली, थैंक यू। अच्छा, एक डाटा ये है, कईयों की बुक में तो सेम मेरे जैसा होगा, राइट? यस सर। और कईयों की बुक में ऐसा है। अंशुल Yes, आपकी बुक में ना यहाँ पर ये हम प्रिंटिंग है, ठीक है, ये ध्यान से रखना है इसको, sir. ठीक है? ठीक है अंशुल? Yes, sir. हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, बोलो बोलो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई आवाज बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, अब आओ। अब ये डाटा ठीक है, ये डाटा ठीक है? सर दोनों ठीक है। सर दोनों ठीक है। दोनों तो अलग है लेकिन। सर वो दोनों अलग रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, ये बात हमने कल की थी थोड़ी बहुत। यस सर। क्योंकि हाँ, एक सेकंड म्यूट कर लो क्योंकि मेरी आवाज गूंजेगी। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, उसका मतलब क्या है? किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने कल शायद तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ, म्यूट ऑफ, हाँ, कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है? बताओ कौन सी? किसके रिस्पेक्ट में? सर किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? बिल्कुल सही। जब तक ये आंसर, जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, तब तक नहीं बता सकता। अगर तुम बोलोगे छोटी है तो मैं साथ में एक ये लाइन बना दूंगा, तो अब ये लाइन क्या हो गई? छोटी। ये वाली बड़ी हो गई। अब तुम कहोगे कि सर ये लाइन अगर छोटी है तो मैं इसके सामने क्या बना दूंगा? अब तुम बोलो ये लाइन बड़ी है तो मैं इसके सामने एक और बड़ी लाइन बना दूंगा। अब ये लाइन क्या हो गई? छोटी। किसी के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में। अभी के लिए तुम सोच लो, ये तुम दिमाग लगाना भी घर से, और जब समझ में आए तो मुझे बताना। जिसके ऊपर 1 लिखा होता है ना, जिसके आगे क्या लिखा होता है? 1। उसके रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है? यहाँ पर 1 किसके आगे लिखा हुआ है? ग्रेविटेशनल। जो सारे बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो डाटा मुझे अंशुल और शेफाली ने दिया है वो किसके अकॉर्डिंग है सारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स है किसके? ग्रेविटेशनल। वेरी गुड। और मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 25 टाइम्स है किसके? ग्रेविटेशनल। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 38 टाइम्स है किसके? अब जो मेरा डाटा है वो किसके रिस्पेक्ट में है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power -13 है, किसके रिस्पेक्ट में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सबको? यस सर। जिसको डाउट है वो हैंड रेस करे फटाफट। जिन्होंने मीनू है, जिन्होंने अवतार सिंह जी की आईडी से लॉगिन किया है, वो बताएं। उनको कोई डाउट है? बताओ। फिर दोबारा से समझाना। हाँ बिल्कुल, माइक ऑफ कर लीजिए। 2 आवाज 98। अब आ रही है? नेट तेरा जीबी भी आ गया मुझे, कुछ और चलाई जा रही है। मेरी ही आ रही है भाई सिर्फ, ठीक है? माइक ऑफ हो गया सबका? ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं बोल रहा था किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अभी के रिस्पेक्ट में हम वो मान के चले जिसके आगे 1 लिखा हुआ है ना, हम उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे 1 लिखा हुआ है, तो ये पूरा डाटा किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
10 to the power 25 टाइम्स है किसके? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के। और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा मैं अगर देखूं force. मेरे डाटा किसके रिस्पेक्ट में, देखो 1 कहाँ है यहाँ, मैं दूसरा कलर यूज स्ट्रॉन्ग Strong न्यूक्लियर फोर्स। nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे है। तो मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरे डाटा के अकॉर्डिंग कितना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के? 10 raised to power minus 2। 10 raised to power minus 2. और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में? 10 raised to power minus 39. 39। किसी को इसमें डाउट है तो अब हैंड रेस करिए फटाफट। नो सर। फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो भी करिए। No, sir. और जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस करिए फटाफट। वाओ, ओके ग्रेट, थैंक यू। कर लीजिए, लोअर लोअर कर लीजिए। ठीक है, अब बारी आती आशु। ठीक है, ठीक है। सो अब बारी आती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब मेरे डाटा को देखते हैं, क्योंकि आपको नोट्स में तो मेरा ही डाटा मिलेगा ना। इस डाटा को हटा देते हैं। आंसर सब में सेम ही आएगा, डाटा अलग है, लेकिन जो चीज हम जानना चाहते हैं वो सब में आंसर, रिजल्ट सबका ही सेम आएगा। अब मेरे डाटा को देखिए ध्यान से और मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस फोर्स की लग रही है तुम्हें? बोलिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Strong nuclear force. पक्का? यस। कोई ऐसा भी है जिसको Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग लग रही हो? मेरे को छोड़ के। मेरे को तो लग रही है, बाकी किसी को लग रही है तो बताओ। बताओ, हैंड रेस करो जिसको लग रही है। मैंने कर लिया। मैं कह रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग। 4 बच्चे। ठीक है, अरमान आपको क्यों लग रहा है? मेरे को तो मेरा रीजन पता है, आप क्यों कह रहे हो बताओ। अरमान सर कपूर। क्योंकि सर जब फोर्स की तरफ बोलो बोलो, क्योंकि दोबारा बोलिए, 1 सेकंड दोबारा बोल दीजिए प्लीज। अरमान सुन पा रहे हैं मुझे? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की सर 1 पावर सर नंबर 1 है सर, तो इसलिए बड़ी सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जिनको ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, जो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। तो जो ये कह रहे हैं वो हैंड अप करे, बाकी सारे लोअर कर दे। अंशुल, आपका और मेरा ही हाथ खड़ा है, बस बताइए। अंशुल आप बताइए रीजन। अंशुल यही है आप? शेफाली का भी हाथ खड़ा है। सर क्योंकि ये सभी पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देखो, मैं जो रीजन इसलिए पूछूंगा, ये डाटा को देख के बताओ, तुम डाटा को देख के, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख के बताओ मुझे कौन तब से ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ताकतवर कौन है। स्ट्रेंथ को देख के बताओ जो तुम्हें वैल्यू गिवन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पक्का? यस सर, क्योंकि ये सर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फिर स्ट्रॉन्गर आपने है। हैंड रेज नहीं करना, मैं नहीं करा हुआ, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही बोल रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अभी भी डिसीजन चेंज कर लो। नो सर। चलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल है, क्योंकि भाई 10 to the power 39 लिखा हुआ उस पे, उन 10 गुना, सर इतने गुना -39 ज्यादा है। है। सर नेगेटिव है। वेरी गुड, क्या है? माइनस है। -39 है। अगर प्लस होता तो कौन सबसे ज्यादा होती? क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या साइन है? तो इसकी सबसे छोटी स्ट्रेंथ किसकी होगी? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। gravitational force की
वेरी वेरी गुड, ऐसे रहना चाहिए, ये आंसर सही है बिल्कुल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? Strong Strong nuclear nuclear force. Strong force. nuclear force. और सेकंड नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic force. Electromagnetic तीसरे नंबर पे? Electromagnetic force. Weak Force. nuclear Weak Weak nuclear nuclear force. और चौथे नंबर पे? Gravitational force. Gravitational force. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो अभी हमने देख लिया, तो फर्स्ट प्राइज स्ट्रेंथ में किसको मिला? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। सेकंड प्राइज मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। थर्ड प्राइज मिला वीक न्यूक्लियर फोर्स को। एंड फोर्थ प्राइज मिला Gravitational force. ग्रेविटेशनल। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ताकत नहीं है? सेकंड प्राइज वाला कुछ नहीं है क्या? सर है इसमें भी ताकत, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। हाँ वेरी गुड। चलो अभी हम पीछे चलते हैं, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लिया था, और इसके बारे में, ये मासिस पे लगा था, ये चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है, यही सब पढ़ा था। Yes, sir. मासिस तो कहीं पर भी हो सकता है यूनिवर्स में, कहीं पे भी, जहां जहां मासिस है हर जगह। तो इसके लिए कहाँ कहाँ लग सकती है? ऑल इन द ऑल यूनिवर्स। ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, हर यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग सकती है ना, क्योंकि जिसके पास भी मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो सही है। और ये कहाँ लग रही है देख लो? Charged Charges. particles में. तो ये तो दोनों तो क्लियर है, राइट? Yes, sir. अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब एटम, एटम के बारे में पढ़े फटाफट। एटम के अंदर क्या क्या होता है बताओ? सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Electron. इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, अंदर Nucleus. ये घूम रहे हैं, मतलब ऑर्बिट्स पे घूम रहे हैं ना। अंदर क्या होता है इसके एटम के? होता क्या है? किसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? Sir, ये cell न्यूक्लियस के हो गया, ठीक है, ठीक है। इस न्यूक्लियस को मैं यहाँ बना देता हूँ। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? या तो न्यूट्रॉन हो सकते हैं या प्रोटॉन। प्रोटॉन हो सकता है। इसको और बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, तुमको बड़ा बना रहा हूँ, होता तो छोटा सा है, तुमको दिखा रहा हूँ बड़ा बना के। ये सपोज करो मेरा न्यूट्रॉन है, होता छोटा सा है, तुम्हें बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, कैसे भी अरेंज हो। अभी के लिए हम ऐसे ही समझ ले, लेकिन कुछ होती हैं चीजें, रूल्स होते हैं सब चीजों के। अभी के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। समझ जाओगे आगे ना बनाऊं तो? Yes, sir. हाँ थक गया हूँ भाई, ये लिखते लिखते। ठीक है, तो न्यू प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। नेगेटिव कोई बोला था क्या? No, sir. No, sir. जीरो मतलब, राइट? न्यूट्रल मतलब जीरो। नेट चार्ज इसका क्या होता है? चार्ज नहीं, नेट चार्ज क्या होता है? सिमिलर। जीरो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके ऊपर। आओ कि भाई अब प्रोटॉन और प्रोटॉन का नेचर कैसा है, ध्यान से देखो। कैसा नेचर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन का? पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दोनों प्रोटॉन मान सकता हूँ, राइट? तो ये प्रोटॉन मैंने सपोज कर लो, ये दो प्रोटॉन उठा ली के देखिए बाहर, एक बार बाहर ले गया इनको मैं उठा के, समझ लो, ऐसे इमेजिन करो। अब इन दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना? और तो इन दोनों के बीच में इन चारों में से कौन सी फोर्स लग रही होगी? Electromagnetic. कोई और भी बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अरे यहाँ देखो ना, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसको उठा लाया न्यूक्लियस से बाहर। Electromagnetic force. Electromagnetic force. इसको मैं उठा के ले आया और यहाँ रख दिए, दो प्रोटॉन पड़े हैं बस। तो इनके बीच में कौन सी फोर्स है? Electromagnetic force. समझ में आ गई? Yes, sir. क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है, बताओ। किसने कुछ बोला? No, sir. ठीक है, तो उठा के रखा यहाँ। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए क्योंकि ये कैसे पार्टिकल हैं? Charged particles. और हमने अभी पढ़ा है। Yes, sir. ठीक है, दिख रहा होगा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके ऊपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे से, मैं दिख रहा हूँ सबको? Yes, sir. ठीक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का तो नेचर क्या है एक दूसरे से? Repulsive. हाँ, मतलब दूर जाना, रिपल्शन होना, राइट? Yes.
यही होता है, सारे बोलो यस और नो। यस सर यस सर पॉजिटिव एक दूसरे से क्या जाएंगे, दो दूर जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन में तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव देखो इकट्ठे बैठे हैं। यस सर। ये देखो, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को देखो यहाँ पर, ये इकट्ठे नहीं बैठे। यस सर। यहाँ पर भी इकट्ठे बैठे हैं, और भी कहीं बैठे होंगे इकट्ठे। ये देखो यहाँ पर भी इकट्ठे बैठे हैं, बैठे हैं ना, यहाँ पर भी इकट्ठे हैं, ये भी इकट्ठे बैठे हैं। कैसे? ये भी इकट्ठे बैठे हैं। हालांकि हमको पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन जब भी सामने आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रिपेल रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहती है कि अगर दो सेम चार्जेस की चीजें पड़ी है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिपेल करेंगी। लेकिन न्यूक्लियस में तो ये इकट्ठे बैठे हैं। सन को बाइंड कर रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ बिल्कुल सही, और जिनको नहीं पता ना वो भी देखना, बिल्कुल सही जो आपने आंसर दिया, बहुत सही। तो अभी ये इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि भाई इस बच्चे, इसका एग्जांपल देना सारे जिसको इसका आंसर जानना है। ये एक ब्लॉक है मेरे पास बहुत हैवी, मान लो 7 kg का या 8 kg का या 10 kg का। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, फुल बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ यहाँ से, स्पाइडरमैन वाले जाले से, कुछ भी, ठीक है, धक्का दे रहा हूँ। मेरी आंखों में बंधी हुई है पट्टी, मैंने इसको धक्का दिया, लेकिन बाद में मैं क्या पाता हूँ कि जितना मैं धक्का तो दे रहा हूँ इसको, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, और मेरी आंखों में पट्टी है, मेरे को पता भी नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इसको यहाँ धक्का लगा रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है, वापस मेरी तरफ आ रहा है। मैं तो इसको धकेल रहा हूँ दूर, लेकिन आ कहाँ रहा है, ये पीछे की तरफ, मेरी तरफ ही आ रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सर आपके और ब्लॉक के बीच में लग रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी इसको भूल जाओ, ये नॉर्मल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इन फोर्सेस को भूल जाओ। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं आंखें बंद करके ना इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि कैलकुलेटर यहाँ आ रहा है। मैं धक्का तो यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर यहाँ आ रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? सर ऊंचाई की तरफ दे रहे हो धक्का। ऊंचाई की तरफ भी नहीं दे रहा, बिल्कुल सीधा दे रहा हूँ। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी नहीं है, और बताओ, फ्रिक्शन है ही नहीं मेरे सरफेस पे, और बताओ। हवा में धक्का दे रहा हूँ, और बताओ। भाई किसी चीज को मैं आंखें बंद करके धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो वापस मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। स्प्रिंग भी नहीं लगा हुआ, जो बोले स्प्रिंग, और बताओ। देखो अब मैं इसी में एक चीज करूंगा, ध्यान से देखना। मैं धक्का दे रहा हूं, आंखें बंद करके धक्का दे रहा हूं। यस सर। बोलो यस और नो। यस यस सर। यस सर। अब देखो, मैं धक्का कहाँ दे रहा था, कहाँ दे रहा था, इस साइड, लेकिन ये जा कहाँ रही है, अपोजिट साइड। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सर, सर कोई और भी सर धक्का दूसरा दे रहा बंदा दूसरी साइड से धक्का दे रहा वेरी है। गुड, यही तो रीजन है कि कोई एक और बंदा खड़ा है जो मेरे से भी स्ट्रोंग है। सपोज करो खली बंदा खड़ा है कोई, वो यहाँ से धक्का दे रहा है, तो मैं धक्का दे रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये कहाँ मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा खड़ा है जो मेरे से भी ज्यादा फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में। यहाँ तक किसी को डाउट? नो है। सर। सर क्या मैं No, फोर्स sir. कम लगा रहा था? मैं तो अपनी तरफ से तो ज्यादा फोर्स लगा रहा था, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बंदा ताकतवर वहां पर कोई खड़ा था, राइट? यस यस सर सर। तो Yes, यही sir. बात होती है। प्रोटॉन और प्रोटॉन वैसे तो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में ये बंधे पड़े हैं, अट्रैक्ट होके खड़े हैं, मतलब अट्रैक्ट होके पड़े हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसी फोर्स है जो किससे ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागते हैं, किस फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबको समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गए? नो नहीं सर। सर, नो सर। अरे बोलो, नहीं सर, नो सर। जो सो रहा है वो No, हैंड रेस sir. करे।
जो सो रहा है वो हैंड रेस करे, जो जाग रहा है वो हैंड रेस करना। देखते हैं कितने बच्चे जाग रहे हैं। वो तेरा भला हो जाए। 76 स्टूडेंट से ज्यादा हैं और 49 के हैंड रेज है, सिर्फ 50 के हैंड रेज है, मतलब बाकी के 20 बच्चे सो रहे हैं। 54, 54, 55, 57, 58, 58। चलो 60 बच्चे हो गए, अभी भी रह गए 15 बच्चे। रोहित शर्मा आप यही हैं? रोहित शर्मा? यस सर, यस सर। हाँ रोहित शर्मा, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक से दूर जा रहे हैं तो वो किस वजह से जा रहे होंगे? कौन सी फोर्स है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थैंक यू रोहित। ध्रुव आप यही हैं? यस सर। हाँ ध्रुव, अब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये इकट्ठे पड़े हैं, इसका मतलब कोई फोर्स ऐसी भी तो होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी क्या कर रही है? अपोज कर रही है ना? अपोज कर रही है। क्या बोलेंगे अगर इस बंदे को मैं मेरी जगह मैं क्या कह दूं? मैं कौन है ये? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। सारे बोलो भाई। कहाँ आज? कल तो तुमने बहुत अच्छी इंटरेक्शन की थी, आज क्या हो गया? बोलो। ये फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर कोई और फोर्स होगी ना जरूर, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को क्या कर रही है? अपोज या फिर रिपेल। रिपेल तो कौन करवा रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर तो ये क्या है एक दूसरे के साथ? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्ट। तो ऐसी कोई फोर्स होगी जो न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों को क्या करवा रही होगी? अट्रैक्ट करवा रही होगी। और क्या वो फोर्स हल्की फोर्स होगी? नो सर। क्यों? नो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अपोज कर रही है और एक्चुअल में बंधे पड़े हैं। इसका मतलब ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। राइट? यस सर। सर। देखो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में क्या रखती है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन को नहीं, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में क्या रखती है? जोड़ कर रखती है, बाइंड कर कर रखती है, अट्रैक्ट करवा के रखती है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करवा के रखेगी। अब देखो ध्यान से, यहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, राइट? तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को भी बाइंड करके रख रही है। यहाँ पर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में बाइंड कर रही है। और यहाँ पर देखो कौन है? न्यूट्रॉन। बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इकट्ठे हो सकते हैं, है ना? ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन के साथ कौन पड़ा हो? न्यूट्रॉन। ऐसा भी हो सकता है प्रोटॉन के साथ कौन पड़ा हो? प्रोटॉन ही पड़ा हो। और ऐसा भी हो सकता है न्यूट्रॉन के साथ क्या पड़ा हो? न्यूट्रॉन। तो इन सबको कौन अट्रैक्ट करवा के रख रही है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन अट्रैक्ट? अभी किसी ने बोला ये बात? किसने बोला? कोई बात नहीं। इन सबको कौन अट्रैक्ट करवा के रख रही है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वेरी गुड। तो अब ध्यान रखना, तो मैं बार बार ऐसे थोड़ी बोलूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट मतलब कीप द बॉन्डिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। बार बार बोलता रहूंगा, थक जाऊंगा। इन सबको हटा के एक वर्ड यूज कर दिया, उसको बोल दिया न्यूक्लियन। क्या बोल दिया? न्यूक्लियन। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो न्यूक्लियस जिनसे मिलकर बना है। न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
अट्रैक्ट कर किया, बाइंड करके रखती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ना। सीधा बोल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो किसके बीच में लगती है? किसके बीच में लगती है? न्यूक्लियॉन्स। हाँ वंश, आपका कोई क्वेश्चन है? वंश पठानिया, वंश, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखिए। देखो दिख रहा होगा तुम्हें, ऑपरेट्स अमंग कहाँ आ रहा है? ऑपरेट्स बिटवीन किसके बीच में आ रही है? बोलो न्यूक्लियॉन्स। सारे बोलो, सारे। न्यूक्लियॉन्स। चलो बोलते रहो जब तक एनर्जी नहीं आती तुम्हें, बोलते रहो। माइक खोलो सारे। और बोलो भाई। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रही है ना। निशु भी है हमारे बीच में कोई? ओके वो दूसरी उसमें होंगी, इट्स ओके। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस में लग रही है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रही है। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों चीजें क्लियर हुई? फर्स्ट चीज, दूसरी चीज और ये तीसरी चीज। यस सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, जहां जहां मास है ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां जहां चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जहां न्यूक्लियॉन्स है। अच्छा मैंने ये क्या है ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अंदर लग रही है ना? यस सर। मैंने ये तो नहीं कहा न्यूक्लियस के बाहर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। नो सर। अंदर अंदर लग रही है। तो इसका जो दायरा है ये कहाँ तक लगेगी? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। अंदर अंदर। और न्यूक्लियस का जो बच्चे साइज होता है ना, वो होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? 10 to power minus 10 न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो भी क्या है? शॉर्ट। और कितनी है? शॉर्ट है सर। अप्रोक्सीमेटली है। हाँ अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी इतना ही होता है। कितना? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। समझ में आ गई क्यों है ऐसा? यस सर। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगती है। इसमें ताकत तो बहुत है, सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये शॉर्ट है, शॉर्ट रेंज तक है। ये हाथी है लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता जैसे घोड़ा भाग सकता है ना। ताकत किसमें ज्यादा है, हाथी में या घोड़े में? हाथी में है ना, है ना। लेकिन ज्यादा दूर तक कौन भाग सकता है? घोड़ा। ऐसे ही समझो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हाथी है, इसकी ताकत तो बहुत है लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता। इसकी रेंज बहुत छोटी है। और कितनी रेंज है? जितना न्यूक्लियस का साइज है। राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट तो हैंड रेज करें। नो सर। नो सर। अवतार सिंह जी, अच्छा अंशुल और क्षितिज। यस सर, मैं क्षितिज कपूर बोल रहा हूँ सर। पिछले आधे घंटे तक मेरा फोन जरा बैटरी कम थी, इसलिए मैं फोन चार्जिंग पर लगाया था सर। अभी किया, तो प्लीज समरी बता दो कि पिछले आधे घंटे में जो आपने करवाया। हाँ क्षितिज, हम जैसे नेक्स्ट अब एंड करेंगे ना क्लास, यस सर। उस टाइम मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है? यस सर। हाँ और बोलिए, और कौन क्या कह रहा था? सर रेंज किसकी कम है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स? हाँ रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक, इसके पास अभी आते हैं भाई, अभी आते हैं। आप खुद ही बताओगे इसके अंदर अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? नो ठीक है। अभी कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था, एक बताओ क्या पूछ रहा था? अवतार सिंह जी की आईडी किसकी है, वो पूछ रहे थे कुछ? नहीं पूछ रहा कोई? लोअर कर लो फिर हैंड। चले आगे। यस सर। तो अभी तक हमने देखा यहाँ तक, ठीक है? अभी तक जो हमने से पूछा था ना, जिसका लेफ्ट हो गया था, बैटरी नहीं थी फोन में, तो बेटा हमने कुछ नहीं किया। हमने अभी फोर्सेस के बारे में पढ़ा है कि 4 फोर्सेस होती है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये पिछली बार भी पढ़ा था हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
जिनमें से Yes, sir. सबसे ज्यादा ताकतवर होती है बेटा वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उससे Yes, बाद sir. जो इसका नंबर आता है ताकत में वो कौन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force. फोर्स। और जो तीसरे नंबर पे जो फोर्स आती है उसका नाम क्या है? वीक वीक न्यूक्लियर 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 फोर्स। फोर्स। और चौथे नंबर पे क्या फोर्स आती है? ग्रेविटेशनल। Gravitational force. और वो हमने यहाँ से देखा बेटा स्ट्रेंथ से, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ कम, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जिसको डाउट था, जो जिसका Yes, लेफ्ट sir. हो गया था, और जिसके बैटरी लो थी, क्षितिज आई थिंक, राइट? Yes, sir. हाँ क्षितिज, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे सबसे कम, यही बात की थी अभी हमने, ठीक है। और फिर हमने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना वो किसके बीच में लगती है एक्चुअल में? वो लगती है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना क्षितिज, Yes, sir. उसके बीच में लगती है। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड करके रखती है, ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में बाइंड करके रखती है, ऐसे ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में बाइंड करके रखती है. क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन इकट्ठे भी हो सकते हैं, राइट, बैठे हुए। Yes, sir. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन भी हो सकते हैं ऐसे, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। Yes, sir. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं ऐसे, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। Yes, sir. तो इन सबको बाइंड करती है, और इन्हीं सबको प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को मिला के, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सब की जगह मैंने एक वर्ड यूज किया क्षितिज, उसका नाम क्या लिख दिया? Nucleus. न्यूक्लियॉन्स। तो मैं अभी ऐसे नहीं बोलूंगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में लगती है, नहीं, मैं सीधा बोलूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगती है? Nucleons. न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, ठीक है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सारे मासेस के बीच में जो भी हमारे पास मास होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उनके बीच में। तो ऑब्जेक्ट में, पूरे यूनिवर्स में जहां जहां मासेस होंगे आसपास, उनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ये कहाँ लगती है? जहां ऑब्जेक्ट्स हो। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है क्षितिज? Yes, sir. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अभी के लिए हम ऐसे सोचा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहां लगेगी जहां कैसा पार्टिकल्स है? Electromagnetic. हाँ, कहाँ लगेगी? जहां कैसे पार्टिकल है? Change particle. चार्ज पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? Charge particle. हाँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, वो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे से? Sir, positive और negative attract. अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव और नेगेटिव Repel. रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ थी। अब रेंज की बात आ रही थी, क्योंकि हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्षितिज कहाँ लगती है? न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगती है सिर्फ। तो इस, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है क्षितिज? मैंने बताया कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. 15 मीटर। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है? Short. 10 टू द पावर माइनस 15 15 मीटर. के आसपास, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। सबको समझ में आया? रिवाइज हो गया फटाफट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया मुझे। स्ट्रेंथ वाले पार्ट सबका क्लियर है, नेम सबका क्लियर है, रेंज भी लगभग सब, ऑपरेटर अमंग भी लगभग सबका क्लियर है। अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात नहीं करी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट में दूर दूर रख दू, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उनमें लग रही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी रेंज से कितनी दूर रखते जाओ, दूर रखते जाओ, दे वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा? कम। तो रेंज तो इसकी कहीं पर भी रख दो तुम मास, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या है? कहाँ लग सकती है और कहाँ कितनी दूर तक लग सकती है? बहुत दूर तक लग सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज हमें पता लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें रेंज पता लग गया। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी मैंने तुम्हें बताया कहाँ लगती है, नहीं बताया, तो ध्यान से देखना। वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो मैं इसको थोड़ा बेसिक आइडिया ही दूंगा तुम्हें। हमने ना आगे पढ़ेंगे हम ऐसे ये प्रोसेसेस, रेडियो एक्टिविटी 12th में पढ़ोगे। तो क्या पढ़ोगे?
रेडियो एक्टिव। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी। इसमें जो एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, सबने नाम सुना है यूरेनियम का? यस सर, जो एटॉमिक बॉम्ब हाँ में हाँ यूज हाँ। होता है। तो ये कैसे होते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या होते हैं? रेडिएशन छोड़ते हैं। रेडिएशन छोड़ते हैं। तो ऐसे एटम्स होते हैं, कई रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, इनके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। इनको बोलते हैं, ये रेडिएशन छोड़ते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम देसी भाषा में भी मैं बोल रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं डीके। क्या बोलते हैं? डीके। डीके। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडिएशन का छोड़ना इनका, और ये खुद खत्म होते रहते हैं। तो इस डीके के बहुत सारे पार्ट होते हैं। किसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एमिशन। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस। इनको शॉर्ट में अभी बताऊं ना, तुम भूल ना जाओ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको चाहे भूल जाओ, ऐसा लर्न नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, इसमें अल्फा पार्टिकल डीके भी होता है और बीटा पार्टिकल डीके भी होता है और गामा डीके भी होता है। उसमें गामा एनर्जी बताऊंगा गामा क्या होता है अभी। तो बीटा पार्टिकल, तो जिसमें बीटा पार्टिकल निकलता है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम बता अभी के लिए बात मान सकते हैं, जो बीटा डीके होते हैं ना, उसके अंदर जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा सा वो हो गया ये, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? हो गया, यस और नो? यस सर। हाँ जोर से बोलो, मेरे को भी पता है, जोर से बोलो। यस तो इसीलिए हो गया क्योंकि हमने भी क्या नाम है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा भी नहीं। बाकी सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पता था, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम इमेजिन कर सकते थे क्योंकि हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, राइट? तो पहले मुझे ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसे भी समझ लो, अभी हमने दो न्यूक्लियॉन्स की बात की, करी थी? यस सर। कौन से थे वो दो न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी तो हो सकते हैं। यस सर। प्रोटॉन और प्रोटॉन भी हो सकते हैं। हाँ। तो जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में बात हो ना, तो कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब एक अगर उठा लूं, सिर्फ एक को उठा लूं, मान लो सिर्फ प्रोटॉन को उठा लिया, तो ये कितने न्यूक्लियन हो गए? एक ही न्यूक्लियन हुआ, राइट? सिर्फ प्रोटॉन को उठा लिया मैंने, तो प्रोटॉन कितना न्यूक्लियन है? एक है या दो है? एक है ना। तो जब मैं सिर्फ प्रोटॉन की बात करूं और इसके अंदर चला जाऊं, प्रोटॉन किस किस से मिलकर बना है, और उसके अंदर जो फोर्सेस चेक करूं, वो फोर्सेस जो निकलेगी ना, उनमें से कुछ फोर्सेस क्या, उसमें से कोई फोर्सेस क्या होगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको भी आसानी से समझने के लिए ऐसे समझो, जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रही है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो लग रही है उसको तो बोल दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो इंडिविजुअल एक न्यूक्लियन के अंदर जाके देख रहा हूँ, तब जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एग्जांपल के लिए तुम्हें गूगल पे भी तुम डालोगे और तुम्हारे पेपर में भी कभी कभी आ जाता है, तो एक प्रोसेस याद दिमाग में रख लो, याद भी नहीं, बीटा डीके। क्या? बीटा डीके। बीटा डीके में कौन सी फोर्स लगती है? कौन सी फोर्स है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना इस बात को, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बीटा डीके क्या होता है। कोई दिक्कत? नो सर। ये सिर्फ तुम्हारी फर्स्ट पैडी है, ठीक है? अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में। इसमें कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। बोलो भाई, सारे बोलो। नो सर। अरे रिएक्ट क्या करो भाई, सर। ऐसे मत क्या करो। हाँ ठीक है, ठीक है, यस भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, और भी समझो अच्छे से, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एटम से भी छोटे होते हैं, जो एटम से भी छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये दो पार्टिकल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो भारी वाले और एक हल्के वाले। क्या हो सकते हैं? भारी वाले और हल्के वाले। तो हैवी वाले के लिए मैं बोल दूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लाइटर वाले के लिए क्या बोल दूंगा?
वीक न्यूक्लियर वीक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हर जगह से लर्न कर सकते हो इसको, हर जगह से समझ सकते हो। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है, लर्न कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछूं जैसे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सारे बताओ, सारे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सही है क्या? इसके बाद नो सर। नो सर। क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर और चौथे नंबर पे क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत? नो सर। ये किसका गलत है? तो पहले नंबर पे क्या आई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। यस सर। ठीक है। और रेंज किसकी ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग। चलो ऐसे मत बोलो, मेरे को बताओ न्यूक्लियर फोर्स कहाँ तक लगती है? ये वाली फोर्स कहाँ तक लग सकती है? ये वाली 1 सर 10 हाँ, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल दो, लगभग किसके साइज की? न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की रेंज अब तुमने ये नहीं बताना कितनी है, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा है या कम है? कम है सर। सोचो, आओ पीछे, यही हमने करना है। अब नहीं पढ़ा अभी तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेंज देखो क्या है? इनफाइनाइट। क्या है? इनफिनाइट। यही तो कंसेप्ट है। आज के लिए होमवर्क है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। और ये कैसे होती है? बाकी सबका तो समझ में आ गया। देखो, इसकी इनफाइनाइट होती है, ये समझ में आती है। यस सर। इसकी 10 to the power -15 है, ये समझ में आता है। यस सर। अब मैंने जब बोला कि 2 न्यूक्लियन की बात हो रही है, तब तो कौन सी फोर्स थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब मैं एक ही न्यूक्लियस के अंदर चला गया, इसका मतलब मैं और छोटा हो गया या बड़ा हो गया? सर वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगी फिर इसके अंदर होके जो है ना। जब हाँ, उसके अंदर जब मैं 2 की जगह मैं 1 के भी अंदर जा रहा हूँ, तो मैं छोटा हो रहा हूँ या बड़ा हो रहा हूँ? छोटा। देखो, अभी तो मैं 2 के बाहर में था, अब मैं 1 को उठा रहा हूँ और उसके भी अंदर जाके देख रहा हूँ, तो ये छोटा हुआ या बड़ा होगा? बड़ा। सोचो, पहले तो मैं इन 2 चीजों की बात कर रहा था, बड़ी बड़ी। अब इसी चीज की बात कर रहा हूँ, उसके भी अंदर जा रहा हूँ, तो अब छोटे लेवल पे जा रहा हूँ या बड़े लेवल पे जा रहा हूँ? छोटे लेवल पे। सोचो, एटम था, एटम के अंदर गया मैं, तो ये छोटे पे ले गया या बड़े लेवल पे गया? छोटे लेवल पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ ना उसके बाद में। यस सर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी अंदर गया, और छोटे लेवल पे गया या बड़े लेवल पे गया? छोटे लेवल पे। और उसके भी अंदर गया, तो क्या गया? छोटे लेवल पे। इसीलिए देखो यहाँ पर, जब मैं किसकी बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो 2 न्यूक्लियंस के बीच में बात कर रही थी, तो रेंज इसकी बड़ी थी। लेकिन जब मैं एक न्यूक्लियन की बात करूंगा, यानी एक के ही अंदर जाऊंगा, तो और छोटा होऊंगा या बड़ा होऊंगा? पहले तो 2 की बात कर रहा था, अब सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं, तो छोटा किसमें हो जाएगा लेवल? एक में या 2 में? सोचो, दिमाग लगाओ, ये वही बात होगी। पहले मैं एटम की बात कर रहा था, अब एटम के भी अंदर जा रहा हूँ। सर छोटा हो जाएगा इसके अंदर और जाएंगे। छोटा हो जाएगा, तो इसकी शॉर्ट है, तो इसकी क्या हो जाएगी? वेरी शॉर्ट। समझ में आ रही है? क्योंकि पहले तो 2 की बात कर रहा था, अब 1 की बात कर रहा हूँ, और छोटे की बात कर रहा हूँ, राइट? यस सर। पहले ऐसे समझो, पहले मैं देख रहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या फोर्स लग रही है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, और अब मैं देख रहा हूँ प्रोटॉन किस किस से मिलकर बना हुआ है। सपोज करो प्रोटॉन किससे मिलकर बना हुआ है? क्वार्क से। इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उसकी बात करो, तो प्रोटॉन के भी अंदर चला गया मैं, तो लेवल मेरा और छोटा हो गया, लेवल मेरा और छोटा हो गया। जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा था, तो मैं किसके अंदर था? न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ रही है? यस सर। देखो, जब मैं
ध्यान से देखना, जब मैं प्रोटॉन्स के था, जिसको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताना, जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ थे मेरे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में, तो मैं न्यूक्लियस के अंदर था, तो यस इतना सर। इतनी, तो मेरी रेंज कितनी थी? इतनी, सपोज करो, राइट। यस सर। अब मैं एक प्रोटॉन के अंदर चला गया, अब मैं छोटा हो गया या बड़ा हो गया? सर और छोटे हो गए। और सर और छोटा हो छोटे गया हो ना, गए। तो इसलिए वहां पर लेवल क्या हो जाएगा? और छोटा। यहाँ पर 10⁻⁻15 है, तो यहाँ पर 10⁻⁻16 हो गई। समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा समझ सकते हो तुम। अभी क्लियर नहीं है ये, जब तक तुम आगे पढ़ोगे नहीं तब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी तुम्हें हिंट होना चाहिए कि किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फटाफट मैं समराइज करूं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ। अब हैंड रेस करे एक बार सारे, जिसको ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा हैंड रेस करे। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान से करना हैंड रेस, डरना नहीं है। गलत बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई चाकू लेके थोड़ी बैठा हूँ भाई, और लेके भी बैठा हूँ तो ऐसे तो कर दूंगा नहीं। करो करो हैंड रेस करो फटाफट, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं हम, और नहीं पढ़ेंगे आगे। सोच सोच के मत खड़ा करो, जिसको समझ में आ रहा है वो खड़ा करो, और जिसको नहीं आ रहा वो भी खड़ा करो, उनसे मैं पूछूंगा। चलो ठीक है, जिनको आ गया वो हैंड लोअर कर लो बड़ी, जिनको नहीं आया ना वो एक बार हैंड रेस करना, डरना मत, करो। हैंड रेस भी तो नहीं करते, तीनों नहीं किया वो, बस चलो देखते हैं। 4, वेरी गुड, और करो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 5 सेकंड का और टाइम लो, तभी तो क्लियर होगा। देखो तुम्हारे में जो तुम्हारे को जो दिक्कत आ रही होगी वो किसी और को भी आ रही होगी बच्चे, तो तुम पूछोगे तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डरना नहीं है, शर्माना भी नहीं है। अनिकेत क्या डाउट आ रहा है बच्चे? अनिकेत शर्मा। यस सर। हाँ अनिकेत शर्मा, बताइए क्या डाउट आ रहा है आपको? सर रेंज का। हाँ वेरी गुड, देखो ऐसे पूछो। हाँ किसके अंदर? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो बेटा आपका होमवर्क है, वो अभी नहीं, वो हमने बात ही नहीं करी। और किसी का पूछो। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स का। हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स का देखो क्या हो रहा है बच्चे। मैं कह रहा था जब मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, जब मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा था, वो दोनों किस में थे? ये मान लो मेरा प्रोटॉन है, ये मेरा न्यूट्रॉन है, ये दोनों किसके अंदर है? न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। तो जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो उसका लेवल कितना होगा? न्यूक्लियस के लेवल जितना, राइट? यस सर। तो इतना लेवल होगा मान लो। अब मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स में एक अकेले प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? अकेले प्रोटॉन की बात। अकेले प्रोटॉन की या अकेले न्यूट्रॉन की, तो उसका लेवल तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, देखो। यस सर। तो किसका लेवल बड़ा है? सर न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इकट्ठे का लेवल बड़ा है या इनका अलग अलग का लेवल बड़ा है? सर इनके इकट्ठे का लेवल बड़ा है। अलग अलग का लेवल देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पर एक सेकेंड रुको, मेरा पेन, मेरी भी गलती है क्योंकि मैं इंक दूसरी यूज नहीं कर रहा। हाँ जब मैं इकट्ठे की बात कर रहा था इन दोनों के बीच में, तो इनका लेवल था, ये सपोज करो मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ प्रोटॉन पड़ा है, ये मान लो न्यूट्रॉन पड़ा है। अब एग्जाम्पल के लिए ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो जब मैं बात कर रहा था ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो इसका रेंज कितना होगा? इतना, राइट? यस सर। मतलब इतना मान लो, जितना भी है, जितना ये न्यूक्लियस है, राइट? यस सर। अब मैं कह रहा हूं, जब ये तो होगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात। किसकी बात? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करता हूँ, तो मैं अकेले की बात करता हूँ। या तो अकेले किसकी बात करूं? प्रोटॉन की। या तो अकेले किसकी बात करूं? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की। तो अब इनका रेंज देखो क्या हो जाएगी, कम हुई है या बढ़ी है? देखो सर बड़ी है। देखो रेंज का मतलब ये वाला, ये पूरा एरो। अब दिखाता हूं मैं, एक एरो लगा दूं, एक सेकेंड। ये लो। अब मैं प्रोटॉन के अंदर की बात करूंगा तो देखो एरो कितना हो गया? इतना। न्यूट्रॉन के अंदर एरो देखो इतना। तो इसके अंदर
और इस एरो के अंदर कंपैरिजन करो, किसका एरो बड़ा है? सर दोनों का इकट्ठे का। है ना, तो यानी किसके बाद बड़ी हो गया रेंज? सर इलेक्ट्रिक, ये क्या लिखा हुआ ऊपर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मैं दोनों की बात इकट्ठे की बात करता हूँ, समझ में आई? यस सर। सर तो आगे। उसका रेंज बड़ा है, उसका एरो ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, उसकी फोर्स, इन दोनों की इंटरेक्शन इतनी बड़ी है। लेकिन जब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ प्रोटॉन के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो और लेवल घट गया, मेरा दायरा कम हो गया। पहले तो मैं अंदर था न्यूक्लियस के, अब मैं अंदर हूँ एक छोटे से प्रोटॉन के। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी रेंज अगर 10⁻⁻15 के आसपास है तो इसकी हो जाएगी 10⁻⁻16 के आसपास। समझ में आया? यस सर। हाँ मीना, आपका कोई क्वेश्चन है? मीना, कोई बात नहीं। अच्छा, जिसको अब रेंज, एक बार रेंज साइड में रखो, और अब जिसको सारा कुछ क्लियर है बाकी सब, वो हैंड रेस करो। करो 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 करो, देखते हैं। रेंज को छोड़ दो, रेंज को हम कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, इट्स ओके। बाकी सब देखो। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो लोअर। बाकी सब चीजों को छोड़ो, फंडामेंटल फोर्सेस बाकी क्लियर है सबको? ग्रेविटेशनल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है। इस पार्ट को एक बार ब्रीफ करो, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा कर देंगे कल। तुम टेंशन मत लो, बस तुम काम करो, अभी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे सो भी रहे होते हैं ना, चले गए, लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। रेंज को हम दोबारा से कर लेंगे। बाकी बताओ, ये समझ में आया नेम सबके? यस सर। स्ट्रेंथ समझ में आई सबकी? यस सर। और कहाँ लगते हैं ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कल हम रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यस सर। रेंज के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक ही टॉपिक रह जाएगा हमारा ये, बस। लेकिन कल ना एक बार फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ के आना, ठीक है? जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, क्योंकि टॉपिक थोड़ा नया है। बाकी सारे तो इससे पहले वाला क्लियर है अच्छे से। यस सर। फंडामेंटल फोर्सेस भी हम अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ एक रेंज पार्ट का उसका तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैं समझ गया कहाँ दिक्कत है, हम करेंगे कल इसको, ठीक है? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स थोड़ा समझाते। हाँ बिल्कुल बताएंगे भैया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो किसके बीच में लग रही है? न्यूक्लियस के अंदर लग रही है। किसके अंदर लग रही है? बोलो। न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो आपस में बांध के रख रही है, वो कौन सी फोर्स है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या सबको डेफिनेशन तो क्लियर ही है ना सबको? यस सर। और अगर मैं पूछूं सबको रेंज क्लियर है? यस सर। कोई बात नहीं, रेंज में। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब रेंज में दिक्कत आ रही है सबको, राइट? नो सर, सबको नहीं। हाँ सबको नहीं, जिनको भी आ रही है। हम रेंज को, थोड़ी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। नेम क्लियर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर है, ऑपरेट्स अमंग क्लियर है। रेंज को हम फटाफट करेंगे कल, और उसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ करेंगे। लेकिन होमवर्क है तुम्हारा, इसी चीज को एक बार अच्छे से पढ़ के आना बुक से, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, अब के लिए जा सकते हो। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir.